गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th हिस्ट्री पेज नंबर 81 लिख दिए मैंने वहाँ पे। अपना 4th जो चैप्टर है इसका ये लास्ट टॉपिक है। ये लास्ट टॉपिक 4th चैप्टर का लिखा हुआ है यहाँ पे पेशवा 1713 1740। इसके बाद में 4th चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आपकी जानकारी के बता दूँ, तीसरा और 7वां चैप्टर हमारे उसमें नहीं आ रहा है, ये नोट कर लेना। तीसरा और 7वां नहीं आ रहा है। पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, 5वां आ रहा है और 6ठा आ रहा है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा आज हो जाएगा। इसके बाद में हमारे अब 2 चैप्टर और बचे हैं हिस्ट्री में। ये आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये याद रखना भाई, ठीक है। तीसरा 7वां हमारे एग्ज़ाम में यानी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा करवा दिया, कोई बात नहीं, पहले वीडियो आ गए होंगे उसके। अब चौथा ये आज कंप्लीट हो जाएगा और 5वां और 6ठा 2 और है। अभी हमारे पास जो है जैन, फेब, मार्च जब भी है, ठीक है। आज हम बात करते हैं पेशवा। पेशवा होता क्या है? पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। ये परंपरा चली थी महाराष्ट्र से, प्रारंभ हुआ था बालाजी विश्वनाथ के समय। 1713 से 1720 तक शासन किया था इन्होंने, बालाजी विश्वनाथ ने। और पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। और ये परंपरा कहाँ से चली थी? महाराष्ट्र से, ठीक है। क्योंकि इसके बाद में बहुत सारी फिल्में महाराष्ट्र से रिलेटेड बनी है। बालाजी बाजीराव आपने देखी होगी, ठीक है। बाजीराव जो मस्तानी नाम से आई थी, संभाजी नाम की एक पिक्चर भी आई थी, वो भी इससे रिलेटेड थी, ठीक है। आगे देखते हैं हम। शिवाजी के कमजोर उत्तराधिकारियों के समय मराठा साम्राज्य की बागडोर उनके प्रधानमंत्रियों के हाथों में आ गई। उत्तराधिकारी कमजोर थे यानी शासक कमजोर थे, तो ये जो पूरी बागडोर इनके प्रधानमंत्रियों के हाथों में आ गई। अब शासक केवल नाम मात्र के रह गए। उनका काम था केवल शान शौकत से जीना, केवल जो है भोग विलास में डूबे रहना और सुरसुरा मदिरा पान में इसमें डूबे रहना। उनका जो बस केवल अपना जो दुर्ग किला या जहाँ पर भी वो महल रहते थे वो वहाँ से बाहर ही नहीं निकलते थे और पूरा साम्राज्य जो है प्रधानमंत्री संभालते थे। पेशवा के शासन का प्रारंभ बालाजी विश्वनाथ के समय हुआ, जिसे इस पद पर मराठा शासक साहू के द्वारा 1713 में नियुक्त किया गया। मराठा शासक था साहू उस समय। कौन था शासक? कौन था शासक? था साहू। और साहू ने बालाजी विश्वनाथ को बनाया प्रधानमंत्री। कब बनाया? लिखा हुआ है 1713 से 1720 तक, ठीक है। इसके समय में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां हुसैन अली दिल्ली के शासक निर्माता थे। सैयद बंधु ने बहादुर शाह प्रथम को हटाकर फर्रुखसियर को मुगल सिंहासन पर बिठाया, किंतु वह शीघ्र ही इन दोनों भाइयों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। दक्कन में मौजूद मीर बख्शी हुसैन अली को जब षड्यंत्र की जानकारी मिली तो उसने फर्रुखसियर पर प्रहार करने के लिए मराठा शासक साहू के साथ 1719 में एक संधि की। इस संधि के अनुसार क्या क्या हुआ? अब वहाँ पे उस समय क्या था? दिल्ली का साम्राज्य पूरी तरह से खंडन हो चुका था और वहाँ पे सैयद बंधु वहाँ पे शासन कर रहे थे, अब्दुल्ला खां हुसैन खां, और उन्होंने बहादुर शाह प्रथम को वहाँ पे सिंहासन पे बिठाया, लेकिन वो षड्यंत्र करने लगा। तो उसके बाद में षड्यंत्र की जानकारी सैयद बंधुओं को मिली और सैयद बंधुओं ने क्या कर दिया? वापस उन्होंने जो है साहू के साथ संधि की। संधि हुई वो 1719 में। संधि 1719 किसके बीच में हुई? मराठा एवं फर्रुखसियर के बीच। मराठा एवं हुसैन अली के बीच। हुसैन अली के मध्य ये संधि हुई थी, ठीक है। इस संधि की जो शर्तें वो सुन लो, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए सुना ही रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको बोर्ड पे लिखा देता। मुगलों द्वारा साहू को वे सब प्रदेश लौटा दिए जाएंगे जो शिवाजी के स्वराज के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कहने का तात्पर्य है, आप इसे समझिए, उस समय महाराष्ट्र का शासक था साहू। साहू का प्रधानमंत्री था पेशवा जो था बालाजी विश्वनाथ। और इधर दिल्ली में जो था सैयद बंधु जो थे वो निर्माता थे। पूरा दिल्ली की मुग़ल बादशाह की जो फर्रुखसियर था मुग़ल बादशाह, उसकी पूरी डोर
किसके हाथ में थी? सैयद बंधुओं के हाथ में थी। सैयद बंधु ने फर्रुखशेर को दिल्ली का शासक बना दिया। फर्रुखशेर ने क्या करा? उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना चालू कर दिया। ये बात दक्कन के उसको चली मीर बख्शी को, ठीक है। मीर बख्शी ने फर्रुखशेर पर फरार करने के लिए साहू के साथ 1719 में एक संधि की और उस संधि का नाम हुआ, संधि के अनुसार, एक मिनट एक बार चलो, अभी था 15। अब देखो, संधि के अनुसार मुगलों द्वारा साहू को ये सब प्रदेश लौटा दिए जाएंगे जो शिवाजी के स्वराज के नाम से प्रसिद्ध है। खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद और कर्नाटक में मराठों द्वारा हाल ही में जीते गए प्रदेशों पर उनका अधिकार स्वीकार कर लिया जाएगा। मराठों को दक्कन के 6 प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी नामक कर वसूलने की अनुमति दे दी जाएगी। ये 2 प्रकार के करों के नाम है, चौथ और सरदेशमुखी। ये कर जरूर लिखना जब आपको लिखो कौन कौन से कर लेते थे मराठा। और कर कौन कौन से लेते थे? एक तो चौथ और दूसरा सरदेशमुखी। सरदेशमुखी, ये 2 प्रकार के कर जो है मराठा शासक या मराठा पेशवा वसूल करते थे और फिर वो संधि करते थे। चौथ के बदले 15,000 मराठा सैनिक मुगल सम्राट की सेवा में रहेंगे। दिल्ली में नजरबंद साहू की माता यसुबाई व पत्नी सहित मराठा राज परिवार के सदस्यों को मुक्त कर वापस भेज दिया जाएगा। हुसैन अली के विरुद्ध के दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने पर संधि के अनुसार बालाजी विश्वनाथ व खांडेराव दमादे के नेतृत्व में 15,000 मराठा सैनिकों ने उनका साथ दिया। सैयद बंधुओं ने फर्रुखशेर को अपदस्थ कर रफ़ी उद दर्जात को मुगल बादशाह बना दिया, जिसने उपरोक्त संधि को स्वीकार कर लिया। दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी की वसूली के अधिकार प्राप्त कर बालाजी विश्वनाथ की बड़ी सफलता थी। उसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी का यानी मराठा का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, बालाजी विश्वनाथ, जिसने मतलब मुगलों के किले को भेद कर दिया था और मुगल क्षेत्रों में उसने चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर उसने लगा दिए थे। और ये कर कौन लेगा? मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जो कि उस समय साहू का प्रधानमंत्री था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र बाजीराव को पेशवा पद पर नियुक्त किया गया। अब उसका पुत्र बना बाजीराव। इस समय उसकी आयु मात्र 20 वर्ष थी। मुगल साम्राज्य की दशा का लाभ उठाकर उसने अधिक से अधिक प्रदेशों को छीनना चाहता था। उसने अपनी तर्कपूर्ण व्याख्या द्वारा ये कहते हुए साहू का समर्थन हासिल कर लिया कि हमारे लिए यही समय है कि हम विदेशियों को देश से निकलकर कीर्ति प्राप्त कर लें। हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी। उसने क्या था बाजीराव ने? उसने कहा था कि हमें विदेशियों को निकालकर पूरा ये देश अपने नाम कर देना चाहिए। हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएगी। सही बात, अगर पेड़ सूखा हुआ है तो सूखे पेड़ है तो जड़ पे प्रहार करो, शाखा गिर जाएगी। क्योंकि पहले शाखा गिराकर फिर आपको पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, जड़ों पे प्रहार कीजिए, शाखा तो वैसे ही भी गिर जाएगी। पेशवा की योजना से प्रभावित होकर साहू ने कहा, तुम मराठा पताका को हिमालय की चोटी पर फहरा दोगे, तुम वास्तव में योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। अपनी नीति के अनुसार बाजीराव ने नर्मदा पार कर 1724 में मालवा जीत लिया। शाही सेना में मौजूद जयपुर का शासक सवाई जयसिंह मराठों से सहानुभूति रखने के कारण शीघ्र ही पेशवा का मित्र बन गया। इस कारण पेशवा को बहुत कम विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने बाजीराव ने क्या कर लिया? मालवा जीत लिया 1724 में। 1724 में बाजीराव ने 1724 ईस्वी में मालवा जीत लिया और उस समय जयपुर का शासक था सवाई जयसिंह, जो कि बाजीराव का क्या था? मित्र था। यानी ये भी मराठाओं के साथ हो गया। अब बाजीराव का मित्र सवाई जयसिंह। इस कारण पेशवा को सबसे जटिल समस्या का सामना मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सरदार निजाम उल मुल्क के साथ संबंधों को व्यवस्थित करने में करना पड़ा। निजाम स्वयं को दक्कन का न्यायोचित शासक मानता था। इस क्षेत्र में मराठा अभियानों के कारण वह उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु समझने लगा। इस कारण 1719 में इस संधि का उल्लंघन प्रारंभ कर दिया और साहू के स्थान पर उसके विरोधी संभाजी को मराठा साम्राज्य के मुखिया के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। मार्च 1728 को औरंगाबाद के पास पालखेर नामक स्थान पर पेशवा ने निजाम की सेना को पराजित कर उसे मुंशी
शिवगांव की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। इस संधि के अनुसार पहला संधि शर्तें थी, निजाम ने संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़कर उन्हें पन्हाला भेजना स्वीकार कर लिया। छीने गए मराठा प्रदेश मराठा कैदियों को छोड़ देने का निर्णय लिया गया और 1719 की संधि के अनुसार साहू के चौथ और सरदेश मुखी कर की वसूली के अधिकार को मान लिया गया। उन्होंने क्या करा, उस समय सबसे बड़ा सरदार था दक्कन का, वो था निजाम उल मुल्क। कहता हूँ यहाँ पे निजाम उल मुल्क। और निजाम उल मुल्क ने क्या कर दिया, पेशवा के लिए संभाजी जो था विरोधी संभाजी, इसके वो संभाजी वो वाला नहीं था शिवाजी का पुत्र, ये एक संभाजी और था, उसको मान्यता दे दी कि ये यहाँ का नया प्रधानमंत्री है। उसके बाद में पेशवा यानी बालाजी बाजी विश्वनाथ का पुत्र कौन था, बाजीराव। बाजीराव जो साहू का प्रधानमंत्री, इसने इस पे कब्जा हमला किया संभाजी पे। कब, 1728 ईस्वी में, 1728 ईस्वी में, ठीक है। और फिर वही संधि हुई, संधि की शर्तें बताई। कुछ समय बाद चौथ और सरदेश मुखी के बदले पेशवा ने प्रतिज्ञा की कि वह निजाम के प्रदेशों पर आक्रमण नहीं करेगा। निजाम ने मराठा के उत्तरी भारत पर आक्रमण में तटस्थ रहना स्वीकार कर लिया। अब पेशवा ने उत्तर भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1728 में मालवा और बुंदेलखंड के मुगल प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। मार्च 1737 में अवध के सूबेदार सादत खान ने मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर को पराजित किया और इस विजय की डींग मारते हुए कि दिल्ली में सूचना भेजी कि उसने मराठा को चंबल के पार खदेड़ दिया। बाजीराव इस विजय का खंडन करने के लिए 14 दिन का सफर मात्र 2 दिन में तय कर दिल्ली पर टूट पड़ा। इस आक्रमण से भयभीत मुगल सम्राट को बाजीराव ने संदेश भेजा कि उसके अभियान का उद्देश्य कुछ प्राप्त करना नहीं, अपितु सिर्फ ये दिखाना कि वह अभी तक जिंदा है। दिल्ली से लौटने के बाद पेशवा ने निजाम को पराजित कर 17 जनवरी 1738 को दोरहा सराय की संधि के लिए बाध्य कर दिया। इस संधि के अनुसार उसने संपूर्ण मालवा, नर्मदा से लेकर चंबल तक के प्रदेश को बाजीराव के आधिपत्य में छोड़ दिया। 1740 ईस्वी में बाजीराव ने निजाम उल मुल्क के द्वितीय पुत्र नासिर जंग को परास्त कर मुंगी शिवनांग की संधि हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। इसके अनुसार नासिरगंज ने हांडिया और खरगांव के जिले मराठा को सौंप दिए। 8 मई 1740 को नर्मदा नदी के किनारे रावर नामक स्थान पर अचानक बाजीराव की मृत्यु हो गई। पेज नंबर 82 की घटनाएं थी, ये मिटा देता हूँ। ये हमने पढ़ा पेशवाओं का शासन चला था, प्रधानमंत्रियों का शासन चला था मराठ। और उसके बाद में 8 मई 1740 ईस्वी को बाजीराव की मृत्यु हो गई, जो कि वहाँ का मराठा साम्राज्य का शक्तिशाली पेशवा था। ठीक है, ये नोट कर लेना। तो ये बात हुई हमारी पेशवा के बारे में। तो इस प्रकार ये आज हमारा चौथा जो चैप्टर है ये पूरा होता है भाई। तो स्टूडेंट्स बता दिया तुम्हें, भी 2 चैप्टर हमारे कटे हैं, तीसरा और 7वां, इसके अलावा 5 आएंगे। ये चौथा चैप्टर आज हमारा पेशवा के साथ ही खत्म हो गया। पेशवा के बारे में बताया, मराठा जो शासक थे उन्होंने प्रधानमंत्रियों को पूरी बागडोर संभाला दी। प्रधानमंत्री को मराठा में पेशवा कहा जाता है। और पेशवा की जो शुरुआत हुई विश्वनाथ से हुई। विश्वनाथ के बाद में उसका पुत्र बना बाजीराव, जो कि वो विश्वनाथ से भी ज़्यादा महान कुशल योद्धा, महान सेनापति वहाँ का जो है शासक साबित हुआ, जिसने मुगल साम्राज्य की पतन होती हुई शक्ति को और ज़्यादा उसको गर्त में धकेल दिया। और वहाँ पे चौथ एवं सरदेश मुखी जैसे कर वहाँ पे वसूलने उसने शुरू कर दिए। निज़ाम जो था वो दक्कन का था, वो भी एक कुशल योद्धा था, लेकिन उसको निज़ाम की सेना को भी 2 बार आसानी से पराजित कर दिया और मराठा सरदारों ने अपनी योग्यता साबित कर दी। तो ये पाठ हुआ। इस पाठ के बारे में पेशवा से संबंधित बात हमने करी। अध्ययन बिंदु में जो है हमारे यहाँ पे पाठ में राम प्रसाद कौन था उसके बारे में भाई वो आती था, महाराणा प्रताप का। हल्दी घाटी के बारे में क्वेश्चन आता ही है।
और इसके अलावा निसारदी जो कि महाराणा प्रताप के संरक्षण में संकटकालीन राजधानी चावंड में रहने वाला मुस्लिम चित्रकार था निसारदी। नोट कर लो ये, वैसे तो इसमें लिखा हुआ है तुम्हारे निसारदी मुस्लिम चित्रकार मुस्लिम चित्रकार था निसारदी, चावंड में रहता था महाराणा प्रताप के साथ और महाराणा प्रताप का दरबारी चित्रकार था निसारदी। ठीक है, इसके बाद में आगे देख लेते हैं और उससे रिलेटेड। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर्स है जो भी नोट्स के मैंने लिखाए हैं उसमें वो नोट्स बोर्ड पे जो चीज़ें लिखाई हैं वो आपकी ऐसी ऐसी उतार लेनी है। वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे रिलेटेड और भी अगर कोई समस्या आती है, कोई पर्सन समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये वीडियो देखने के बाद में इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कोई भी पूछताछ, कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं। कोई चैप्टर समझ में नहीं आया, कोई बिंदु समझ में नहीं आया, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था शिवाजी के बारे में, उनसे रिलेटेड बीजापुर का उनका सैन्य अभियान कैसे सफल रहा, मुगलों के विरुद्ध उनका अभियान, शिवाजी का अंतिम समय, उनकी धार्मिक नीति, सहिष्णु थे, धार्मिक सहिष्णु थे। और एक चैप्टर भी है शिवाजी का हमारे यहाँ पे हिंदी में, जो किस प्रकार उन्होंने जो सुल्तान अहमद शाह की पुत्रवधू को पकड़ के ले आए थे तो वापस उनको सम्मान माता कहते हुए वापस भेज दिया था। धार्मिक सहिष्णु थे, सभी धर्म में विश्वास करने वाले थे शिवाजी। ठीक है, उसके बाद में इस वाली वीडियो में हमने पढ़ा आज और वो था पेशवा के बारे में। पेशवा का मतलब महाराष्ट्र के शासकों के प्रधानमंत्रियों को पेशवा कहा जाता है और पेशवा इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि शासकों की जो वो स्थिति थी वो धीरे धीरे कमतर हो गई, यानी कमज़ोर हो गई और प्रधानमंत्रियों की स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि शासकों का कार्य केवल हस्ताक्षर करना हो गया। तो जिस प्रकार अभी हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति है, केवल साइन करने होते हैं, बाकी मजबूत स्थिति में प्रधानमंत्री होता है, वो स्थिति इनकी रही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके।